नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर। सर, खबर यह है कि जो एसआईआर के विरोध में वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी वो आज अपने फाइनल पड़ाव पर है। यात्रा का समापन 1 तारीख को एक बड़ी रैली प्लान हो रही है। हालांकि उस रैली में जो गांधी मैदान में होनी थी, बहुत सारी रुकावटें पैदा करने की कोशिश सरकार की तरफ से ऑलरेडी चल रही है। इंडिया गठबंधन जुटा हुआ है अभी भी, और अब वो कुछ मार्च और तमाम चीजों की बात हो रही है। बहरहाल एक जो क्लियर संदेश राहुल गांधी तेजस्वी यादव लेकर के निकले थे, वो शायद बिहार के घर घर तक ना पहुंच करके बल्कि शायद देश के कोने कोने तक पहुंच रहा है। जरा वो संदेश सुनवा दूं मैं दर्शकों को, फिर आपके पास आता हूं। सुनवाइए जरा। सर, इसी संदेश को लेकर राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, उसके बाद जो है चाहे वो रेवंत रेड्डी, प्रियंका गांधी, एमके स्टालिन, अखिलेश यादव, तमाम लोग उसमें जुड़ते चले गए। और ये संदेश अब गांव गांव बच्चे बच्चे की जुबान पर है। राहुल भी ये बात बार बार कह रहे हैं। कितना असरकारक देखते हैं आप एसआईआर के विरोध में इस वोटर अधिकार यात्रा को? तमाम जो कोशिशें हुई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, नीतीश कुमार की सरकार की तरफ से, उन कोशिशों का क्या प्रभाव रहा? और साथ में हम बात करें, अगर चुनाव के रूप में इसको देखने की, समझने की कोशिश करें, तो कितना इंपैक्टफुल देख रहे हैं आप इस यात्रा को? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए 17 तारीख को ये शुरू हुई थी सासाराम से, और आज ये आरा में अभी जब हम बात कर रहे हैं उससे चंद मिनट पहले रैली अधिकार यात्रा खत्म हुई। 17 से लेकर के 30 तक देश में एक लंबे समय के बाद किसी चुनाव से पहले इस तरीके से किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी पूरी की पूरी राजनीतिक पूंजी को निवेश कर दिया है एक तरीके से, और वो दोनों नेता है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। पहली बात तो ये बड़ी स्पष्ट हो जाए कि जिस तरीके का इस देश के अंदर माहौल चल रहा है 2014 से लेकर अब तक, उसके बाद पहली बार दो नेताओं ने अपने आप को कंप्लीटली इन्वेस्ट करके छोड़ दिया है बिहार के चुनाव के अंदर, तमाम परिस्थितियों को देखते हुए। और उनको ये समझ में आ गया कि इसके अलावा कोई चारा भी नहीं। जिस तरीके से चुनाव लड़े जा रहे हैं देश में, जिस तरीके से चुनाव का कार्यक्रम तय होता है, जिस तरीके से चुनाव जीते और हारे जाते हैं, जिस तरीके से मैनिपुलेशन होती है, उस सारे में यही था कि अपना सब कुछ इन्वेस्ट करके एक बार देखा जाए। और बिहार में जिस तरह की शर्मनिरपेक्षता चुनाव आयोग की मदद से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार लगातार कर रहे हैं एसआईआर के नाम पर, तमाम चीजों के नाम पर, ये एक डिस्टिंक्ट मॉडल हो गया पूरे देश के अंदर के हर एक राज्य के चुनाव को जीतने के लिए भाजपा हर बार एक नया मॉडल लेकर के आकर खड़ी हो जाती है। कहीं वो चाहे वो लड़की बहना योजना से लेकर के वोट बढ़ाना, वोट घटाना, वोट जुड़वाना, जो मर्जी आए करना पड़े। कहीं बीपीएल बढ़ा करके, हरियाणा में देखा आपने, लाखों बीपीएल के कार्ड बढ़ा दिए, अब काटे जा रहे। ये तमाम तरह की सारी माल प्रैक्टिस है सके। तो उस सब के जरिए जिस तरीके से ये दोनों युवा चले थे, और उसमें सारा विपक्ष आके जुड़ा अलग अलग मौकों पर। आज तक आपने देखा अखिलेश प्रसाद यादव थे, और उन्होंने क्या कहा कि अवध में हमने हराया बीजेपी को और मगध में आपको हराया। ये लाइन थी उनकी पर चलाई। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार से खदेड़ना है। पहले भी इनका लालू यादव जी ने ही रोका था, और अब फिर बिहार ही वो काम करेगा। यानी कि 4 शब्दों का संदेश था राम प्रकाश जी को, वोट चोर और गद्दी छोड़, इस थीम को लेकर चले थे। आज चाहे कोई प्रदेश हिंदी भाषी हो या ना हो, हर घर में ये नारा तो गूंज रहा है। तो ये बात तो आपको इनको इसका क्रेडिट देना पड़ेगा दोनों को, कि इन्होंने जिस तरीके से यात्रा की, तमाम उस तरह की, देखिए मीडिया ने कंप्लीटली ब्लैकआउट किया, कहीं कोई खबर नहीं। सरकार ने जिस तरीके का आतंकवादियों के उससे लेकर के, उनके रात को कैंप लगाने से लेकर के, रूट से लेकर के, हर चीज को गाली की बात ला करके आखिरी पड़ाव पर, इसका मतलब साफ है कि जो संदेश ये लोग देना चाहते थे वो तो जनता में पहुंच गए, और जो सरकार को डराना चाहते थे वो सरकार भी डर गई, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो। तभी तो डिस्ट्रैक्शन पे आए ना वो, कभी गाली के नाम पर, कभी आतंकवादियों के नाम पर। तो वो सारी चीज स्पष्ट हुई। और अब राम प्रकाश जी, इसका जो फाइनल कल्मिनेशन है, यात्रा तो आज खत्म हो गई। आज के बाद परसों जो कार्यक्रम होगा वो देखना बड़ा रोचक होगा। परसों क्या है, परसों कोई रैली वैली नहीं है बिल्कुल भी। मैंने अभी बात की ऑर्गेनाइजर से, तो उन्होंने साफ बताया कि साहब 1 सितंबर को गांधी मैदान से लेकर के, जो पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान है, वहां से लेकर के जो पटना हाई कोर्ट है, 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वहां पर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब की प्रतिमा लगी हुई है। वहां तक मार्च करेंगे क्योंकि वोट अधिकार बचाओ यात्रा है। और उसके बाद वहां पर संविधान का जिस तरीके से बाबा साहब के सामने वो सारा एक मार्च रखा गया है, संविधान बचाओ मार्च, वोट अधिकार बचाओ यात्रा।
तो इस सारे में बेसिकली जो एक मैसेज था ना, आज आपने देखा अभी राहुल गांधी का दिखाया, उन्होंने 4 बार कहा वोट चोर गद्दी चोर। अगर आज आप कल्मिनेशन देखते उसमें जो तेजस्वी यादव ने, उन्होंने 11 बार नारा लगाया और एक रो में नारा लगाया खत्म जब भाषण कर रहे थे, और इतनी गति से जैसे वो बोल रहे थे उससे दोगुनी गति से जनता अब उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। यानी कि आपने इस सरकार, जो केंद्र सरकार का जिस तरीके का प्रोपगेंडा तंत्र है, उसके साथ बहुत कम नारे चिपकते देखे होंगे। पहली बार नारा कौन सा चिपका था? सूट बूट की सरकार, याद होगा आपको। और उस पर हालत ये हुई थी कि मोदी जी को वो सूट नीलाम करके मुक्ति पानी पड़ी थी। फिर अंबानी अडानी की सरकार, उस पर लगातार आज तक चिपका हुआ है। और ये जो वोट चोर वाला मसला है, ये आप मानेंगे 17 तारीख से लेकर अब तक जो ये अभियान चला यात्रा के तौर पर, ये केंद्र सरकार और उसके तमाम सहयोगियों पर युगायु चिपक गया है। इसी का ये है कि अब देखिए, चुनाव में जाने से पहले माहौल बिल्कुल माकूल है, जैसा आपने कहा कि चुनाव में जाने का विपक्ष के पास एक बढ़िया एनवायरमेंट बिल्डिंग उन्होंने कर ली। लेकिन फिर मैं यहाँ आगाह करना चाहूंगा सभी दर्शकों को भी और खासतौर पर विपक्ष को भी, अगर उनको ये गलतफहमी है कि इस माहौल से वो चुनाव जीत जाएंगे, तो सब गलतफहमी है। इस मोमेंटम को वोट के दिन तक जारी रखना पड़ेगा, उसके सिवाय कोई चारा नहीं। क्योंकि बीजेपी के पास जिस तरीके का प्रोपगेंडा तंत्र है, जिस तरीके के पास मनी पावर है, जिस तरह की मसल पावर है, जो पुलिस पावर है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, वो सारी के सारी उसके मल्टीप्लायर्स हैं, फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं। और भाजपा उसको बहुत सक्सेसफुली पूरे देश में यूज करती आई। आपने उड़ीसा में भी देखा, कितने सालों से पटनायक की सरकार थी, सफाया करके रख दिया, विधानसभा में भी लोकसभा के अंदर। तो उन्होंने अपना मैकेनिज्म इतना स्ट्रेंथन कर दिया है पैसे के दम पर, साधनों के दम पर, सो कॉल्ड संगठन और पन्ना प्रमुखों के दम पर, कि आप अगर हल्के से जहां सावधानी हटी, निश्चित मानिए दुर्घटना घटी। तो इनको इससे बिल्कुल भी ये नहीं हो जाना होगा, राहुल हो चाहे तेजस्वी हो चाहे कोई भी नेता हो विपक्ष का, अगर वो हल्का सा भी ढीला हुआ, ले बैक अप्रोच जो होती है ना, लेड बैक अप्रोच, कि चलो अब तो हमने इतना बढ़िया माहौल बना दिया, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आखिरी पल पर किस तरह का विभाजन करवा देंगे, कौन सा इश्यू ले आएंगे, किस तरह का अंदर खाने, जो भी जात के आधार पर, धर्म के आधार पर जो भी खेल करते हैं, किसको वोट डालने देंगे, किसको नहीं डालने देंगे, इनके पास तमाम ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं इनके उसमें कि किसी भी चीज को लेकर के खेल करने में सक्षम है। तो आपको वो तो अपनी सारी चीजें आखिरी दिन तक संभालनी पड़ेगी। वो तो सर अभी भी कह रहे हैं ना, चाहे चुनाव आयोग हो, ज्ञानेश गुप्ता हो या भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग, वो ये कह रहे हैं कि मतदाताओं को राहुल गांधी चोर कह रहे हैं, मतदाताओं को तेजस्वी यादव चोर कह रहे हैं। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, भाई ज्ञानेश गुप्ता यही बात तो कह रहे थे, वही बात भाजपा कह रही है। राहुल गांधी ने एक नारा दिया था, चौकीदार ही चोर है। अब बहुत बहुत पॉपुलर नारा था, लेकिन उसका इम्पैक्ट तो नहीं हुआ सर, वोट के रूप में वो नारा तब्दील नहीं हो पाया। अब ये वोट चोर गद्दी छोड़ क्या तब्दील हो पाएगा बिहार के अंदर? ये भी क्या ये बड़ा सवाल नहीं है? राम प्रकाश जी, इसीलिए मैंने राइडर लगाया कि नारा घर घर तक पहुंचा देना एक बात है, पॉपुलर परसेप्शन में और सेंटिमेंट में जुड़ जाना दूसरी बात है, और चुनाव जीत लेना बिल्कुल अलग बात है। यही तो मैंने कहा आपको कि बेसिकली क्या है कि इन चीजों को काउंटर करने के लिए जो कुछ साजो समाज, जो कुछ चाहिए, प्रोपेगेंडा तंत्र, जो भी अल्टरनेटिव, वो सारा है बीजेपी के पास। ये सारे नारे तो ढूंढे भी नहीं मिलते, इसलिए आपको अपने वोटर के साथ कांस्टेंट टच में रहना होगा आखिरी दिन तक, जब तक आपकी वोट नहीं जल जाए। क्योंकि किस बात पर आपको मुझसे लड़ा दें, ये वो काम करने में सक्षम है, वरना आपको हो सकता है वोट ही ना डालने दें। वहां पुलिस वाले, जैसे उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में देखा आपने कि पुलिस वाले वोटर कार्ड देख देख के भगा रहे थे लोगों को। पुलिस का काम ये है क्या? एंड पुलिस होती कौन है कार्ड देखने वाली? पुलिस का वो अधिकारी देखेगा जो पोलिंग अफसर है। तो इनको इन सब बातों से कोई मतलब नहीं। हालांकि धर्म का बहुत अच्छा, बहुत कोई इम्पैक्टफुल कभी रहा नहीं है बिहार के चुनाव में सर। धर्म के हिसाब से कभी चुनाव हुए नहीं बिहार में। राम प्रकाश जी, धर्म नहीं होगा तो जात ले आएंगे, ये तो इस चीज के एक्सपर्ट है। इन्होंने कोई जोड़ना थोड़ी है, इन्होंने कोई एडिशन थोड़ी, इन्होंने डिवीजन करना है। डिवीजन चाहे किसी नाम पे हो, ये यादव बनाम नॉन यादव करते हैं, जाट बनाम नॉन जाट करते हैं, गुजर बनाम जाट करते हैं, ठाकुर बनाम जाट करते हैं, जहां ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर करते हैं। इनको देखिए, इनकी पूरी सियासत ही बनाम की है। इनको तो लड़ाना ही है, जोड़ना तो सिखाया इनके सिलेबस में ही नहीं है जोड़ना। तो वैसी स्थितियों में हर चीज से आपको सावधान रहना पड़ेगा। आपने एक यात्रा निकाली, बहुत अच्छा इंपैक्ट गया, लोग मोबिलाइज हुए। इस तरह का जो बिहार में आज हालात है, वोट दुनिया भर के कटे हुए हैं, बाढ़ की स्थिति है, दुनिया भर की चीजें, तमाम व्याधियां हैं, उसके बावजूद भी लोग मोबिलाइज हुए ना, तो ये उनके क्रेडिट में जाएगा। इस मोमेंटम को क्या वो बिल्ड रख पाएंगे चुनाव तक? और क्या भारतीय जनता पार्टी ये बात समझ नहीं रही है कि इससे पूरा मोमेंटम उनके खिलाफ बन रहा है? आपको क्या लगता है वो खाली बैठेंगे?
जिस तरीके से उन्होंने महाराष्ट्र को एक सूत्री एजेंडा बना करके चुनाव को हथियाया, वो सारे देश ने देखा कि कैसे वोट जुड़े, कैसे क्या हुआ। तो आपको नहीं लग रहा कि जो एसआईआर का जो ये ड्रामा रचा जा रहा है गणेश गुप्ता की मदद से, वो ऐसे ही नहीं है। उसके पीछे इनकी गंभीरता है कि हमें किसी भी कीमत पर साम दाम दंड भेद से बिहार की सत्ता को कब जाना है, और व्यक्तिगत तौर पे कब जाना है। और जो हालत नीतीश कुमार की होने वाली है, आप वो सोच सकते हैं। जो शिंदे की हुई थी, जो वहां पर महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार की है, उससे कम मत मानिएगा। दिशा वही है। अब यहाँ अच्छा एक चीज तो आपको और माननी पड़ेगी ना, अगर इनको किसी भी स्टेज पे लगता है कि बिहार अपने दम पर जीत सकते हैं, तो नीतीश को इंडिया अलायंस से वापस तोड़ के यहाँ नहीं लाके लेके आते। तो बड़ा साफ है कि इनको पहले से लग रहा था कि हम अपने दम पे नहीं जीत सकते। और अब जो यात्रा निकली है उसके बाद वो भय और गंभीर हुआ है कि ये तो सड़क पे लोग आ गए, और बिहार के लोग महाराष्ट्र जैसे नहीं, वो अपने वोट के अधिकार के प्रति बेहद संजीदगी के साथ आए सड़कों पर, तमाम विपक्ष विपत्तियों को उसके बाद में। तो ये सारी चीज कहीं ना कहीं, इसको जो आपने अर्जित किया है माहौल, उस माहौल को गंवाना दे लेड बैक अप्रोच से, वो बहुत अतिरिक्त सावधानी रखनी पड़ेगी, चाहे वो तेजस्वी हो चाहे महागठबंधन। मेरा केवल ये कहना। लेकिन अब ऑप्शन क्या बचेगा सर, क्योंकि भाई एसआईआर के अगेंस्ट आपने यात्रा कर ली, वोटर अधिकार की बात कर ली, तेजस्वी ने अपील भी कर दिया कि मैक्सिमम लोग जो है वो कार्यकर्ता जो है पार्टी के, पदाधिकारी जो है पार्टी के, वो लोगों के साथ लगे जिनके नाम कट गए हैं उनको जुड़वाया जाए। लेकिन चुनाव आयोग 3 लाख नए नोटिस भेज देता है, वो और 3 लाख लोगों के नाम काटने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में ये वोटों के अधिकार बचेंगे कैसे? ये सवाल तो आखिर बिहार के लोगों के मन में भी होगा ना, कि यात्रा निकाल लेने से वोट का अधिकार तो नहीं बच जाएगा। नहीं, यही मैं कह रहा हूं कि अगर आपका वर्कर अपने काडर को पूरे के पूरे सिस्टम में ये लगा के रख दे कि चुनाव आयोग और भाजपा में कोई अंतर नहीं, और आज राम प्रकाश जी का वोट कटा है, कल मेरा नंबर कटेगा, और परसों किसी और का कटेगा। अगर आप कमजोर वर्गों को केवल इस बात पर ले आए कि नंबर सबका आएगा, उसी से खेल हो जाएगा वहां पे, फिर से भाजपा और गणेश गुप्ता कुछ भी करते हैं। गणेश गुप्ता ने तो जो हालत कर दी ना राम प्रकाश जी, आप स्तब्ध रह जाएंगे जानकर। उनसे ये पूछा कि भाई आपने जो एसआईआर का ये किया, इसकी एक फाइल दे दीजिए, तो कहते हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। यानी कि रात को आपके कान में आकाशवाणी हुई कि विशेष निरीक्षण किया जा रहा है, और आपने कोई फाइल नहीं, कोई कागज पत्र नहीं, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं, कुछ नहीं, और आपने सीधा आदेश कर दिए। इस तरह के फैसले कभी आपने संवैधानिक संस्थाओं में देखे हैं क्या? जो आरटीआई की उसमें जवाब दिया है, उसका मतलब तो यही है कि कोई फाइल पे कोई है नहीं, जो कुछ हमने बता दिया बस खत्म। ये मतलब बड़ा साफ समझ लीजिए कि आने वाले जो भी चुनाव है, जो भी परिस्थितियां हैं, ये आप मान लीजिए कि हर, जिसको आप चाणक्य कहते हैं ना, तो 11 साल से चाणक्य ने ये कर दिया, चाणक्य ने वो कर दिया, अब सारे देश को ये समझ में आ रहा है कि चाणक्य के छोटे चाणक्य क्या कर रहे हैं। अकेले चाणक्य कुछ नहीं, पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप किया है चुनाव आयोग, पुलिस, प्रशासनिक मशीनरी के साथ मिलकर के, कि चुनाव को किसी भी रूप में हमें हथियार लेना है। वो एक महाराष्ट्र के अंदर आपने देखा, मध्य प्रदेश के अंदर देखा, हरियाणा के अंदर देखा, छत्तीसगढ़ में देखा, अब महादेवपुरा के तो सारे के सारे फिगर्स ही सामने आ गए। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों का जवाब नहीं दे रही। चुनाव आयोग ने एक सवाल का जवाब दे दिया। जब सवाल जवाब क्या कह रहे हैं, बेटी बहुओं के वो दिखा दें, क्या क्यों दिखा दें हम ये अपनी जो है वीडियोग्राफी और ये, फिर करते क्यों अगर नहीं दिखानी तो? 45 दिन में गायब करने का किसने कहा, क्यों कहा? हरियाणा के अंदर कितने बड़े पैमाने पर चुनाव की याचिकाएं दायर हुई, हरियाणा की देश के इतिहास में कभी नहीं इतने बड़ी। कारण क्या है? कारण ये है कि पूरे का पूरा चुनाव प्रक्रिया को एक खास उसके तहत मैनिपुलेट किया जाता है, एक पर्टिकुलर पार्टी को जिताने के लिए। ये अब स्टेब्लिश्ड फैक्ट हो गया। और ये चीज मैं आपको बता दूं, ये अवसर बिहार में नहीं, उत्तर प्रदेश में भी ये आखिरी मौका है तेजस्वी के लिए भी और अखिलेश के लिए भी। अगर इस बार वो सत्ता में नहीं आए तो मान करके चलिएगा उनका भी हश्र वही होगा अगले 5 साल के बाद जो आज मायावती का, इररिलेवेंट हो जाएंगे। उसमें हो सकता है कांग्रेस का छोटा मोटा 19+, क्योंकि नेशनल पार्टी है, थोड़ी बहुत बचाव होती है। जो ये छोटे क्षत्रिय क्षत्रप है इंडिया अलायंस में, इनके लिए डू और डाई की सिचुएशन है इस बार। अगर ये अपने काडर को एक्टिवेट करके सत्ता वापसी का रास्ता नहीं निकालते हैं, तो मान करके चलिएगा कि भारतीय जनता पार्टी जो लॉन्ग टर्म में चाह रही है, वो क्या चाह रही है? कांग्रेस मुक्त का तो नाम लेते थे, अल्टीमेटली उनका विपक्ष मुक्त भारत का सपना है। और ये छोटे अलाइज एक बार निकल जाए, छोटी दल जो वो क्या कहते हैं हमेशा, वन पार्टी रूल। असली मकसद तो उनका वन पार्टी रूल का है, वन नेशन वन इलेक्शन, ये सब बकवास है। वन पार्टी रूल का उनका है, वन पार्टी वन लीडर, जो संघ की बातों से बार बार निकल के आता है, जो बीजेपी से बार बार आपको दिखता है निकल के। तो ये जितने भी छोटे अलाइज हैं,
चाहे वो बीजेपी के वेला ही क्यों ना, ये ध्यान रखिएगा, जो आज बीजेपी की गोदी में बैठे हैं वो एक भी नहीं बचेगा, और जो विपक्ष में है उसका नंबर तो पहले है। जो गोदी में बैठा है कम से कम हो सकता है इस टर्म के अंदर सत्ता का स्वाद ले ले, अगली बार तो उसका भी यही शुरू होना, सबका होगा तमाम, मायावती से लेकर के आप कश्मीर से शुरू कर दीजिए और साउथ तक चले जाइए, जिसने बीजेपी से अलायंस किया वो आज घर बैठा है। तो होना सबके साथ यही है। इसलिए ये जरूरी है कि जो ये अखिलेश है, तेजस्वी है, जो और बाकी एलाइज है, अगर ये सब कुछ छोड़ करके केवल अपने वोटर पर ध्यान नहीं देते, अपने कार्डर को एक्टिवेट नहीं करते, और असली बात तो ये है कि ये उनके लिए तो वोटर अधिकार यात्रा होगी, दर्शक उनके लिए, वोटर के लिए, नेताओं के लिए अस्तित्व बचाओ यात्रा है। इसको भी देखना पड़ेगा आपको, अगर इस बार चुनाव हार गए तो अस्तित्व नहीं बचेगा, यू विल बिकम इररिलेवेंट। और यही ये लोग चाहते हैं कि छोटी रीजनल पार्टियों का अस्तित्व खत्म हो जाए, फिर हम देख लेंगे, पैसा सिर्फ हमारे पास, साधन हमारे पास है, चुनाव आयोग हमारे पास है, न्यायपालिका को जिस तरीके से आप देख ही रहे हैं, 2031 का सीजे कर दिया ना नॉमिनेट, करती है ना जस्टिस नागरत्ना डाइसन नोट, क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने परी मीटिंग में ये कहा कॉलेजियम में कि मेरा डाइसन नोट जो है, दिखाइए आप वेबसाइट पे, दिखा दिया क्या, उन्होंने आपत्ति की। 4 जज और थे, उनको नहीं पता था कि इस पे ये सारी बातें, किसी ने चूकी। जिस तरीके से सीजीआई के भतीजे को वो महाराष्ट्र हाईकोर्ट में नॉमिनेशन की बात है, कोई छोटी बात है क्या ये, 20 साल के बाद वो भी उस रेस में होंगे सीजीआई की। तो आप तो बात कर रहे हैं 2 साल की, 5 साल की, उनका निवेश तो अगले 20 साल का है। चुनाव आयोग को सरकारी महकमा बना चुके हैं, आप देखते हैं रोज। चुनाव आयोग को क्या जरूरत पड़ी है राम प्रकाश जी, भाजपा की बोली बोलने की, ये भाजपा को क्या जरूरत पड़ी है चुनाव आयोग को डिफेंड करने की, बोथ आर इंडिपेंडेंट, दे कैन डू देयर जॉब इंडिपेंडेंटली, वो एक दूसरे को डिफेंड क्यों करते, केवल ये सोचिए। और बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां जो आपने रिसेंटली देखी, चाहे सावरकर के मामले में एक पर्टिकुलर जज की, या ओवरऑल जो जिस तरह की बातें, आपको क्या लगता है कि क्या जुडिशरी उस रास्ते पे नहीं है। तो कुल मिलाकर के इन 11.25 सालों में देश के संविधान का जो ढांचा बनाया गया था उसको तहस नहस करने का एक पर्टिकुलर एजेंडे के तहत पूरा एक ड्राफ्ट एजेंडा है, और उसी पे काम हो रहा है आज की तारीख में। इसलिए मैं कहता हूं कि विपक्ष को आज अस्तित्व बचाने का संकट है, केवल वोट अधिकार बचाने का। एक और चीज जो पिछले कुछ समय से लगातार देखी जा रही थी सर, इंडिया गठबंधन में धीरे धीरे बिखराव शुरू हुआ था, दल एक दूसरे से दूर हो रहे थे। आम आदमी पार्टी ने घोषणा ही कर दी फाइनली कि वो इंडिया गठबंधन में नहीं है, वहां से बाहर निकल गए। लेकिन एसआईआर का एक मामला ऐसा रहा जिसमें आम आदमी पार्टी भी इंडिया गठबंधन के साथ में आई, उसका जब विरोध हो रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी कहें या चुनाव आयोग कहें, जो भी कह लें, इन सारी एक्सरसाइजों की वजह से, इन सारे हमलों की वजह से इंडिया गठबंधन एकजुट हो गया। इंडिया गठबंधन के लिहाज से अगर हम इसको देखें तो क्या ये फायदेमंद एक रहा, एसआईआर का एक प्रॉफिट उनको ये मिला? राम प्रकाश जी देखिए, फायदे का नुकसान का सवाल ये सिर्फ ये है कि क्या वो एक आपदा में अवसर ढूंढ सकते हैं। अपनी तरफ से तो इन्होंने आपदा क्रिएट की थी विपक्ष के लिए, उसने उनको एकजुट कर दिया। क्या वो एकजुटता, फिर मैं वही बात कर रहा हूँ, अल्टीमेटली एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन। आपने बहुत शानदार यात्रा कर दिया ऑर्गेनाइज, आपने पूरे बिहार को मोबिलाइज कर दिया, उस पूरे संदेश को देश तक ले गए, सारी बात ठीक, वोट चोर गद्दी चोर, ये 4 शब्द हर कोने में गूंज रहे हैं आज, कोई समस्या नहीं इसमें। लेकिन इसका नेट आउटकम, इसका नेट रिजल्ट क्या है? क्या आप आखिरी वोट पड़ने तक उस मोमेंटम को कायम रख पाओगे या नहीं? क्या आपके पास वो विल पावर है? क्या आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्या आपके पास वो सारे रिसोर्सेज हैं? क्या उस तरह का कार्डर है? नहीं है तो क्या आप उसको क्रिएट कर सकते हो इस कम समय में? अगर आपने कर दिया तो बिहार गेम चेंजर हो जाएगा। अगर इस सब के बावजूद देखिए, भारतीय जनता पार्टी लास्ट मोमेंट तक छोड़ने वाली नहीं। इतनी बदनामी लेकर के भी एसआईआर के नाम पर आप खुद भी मुंह दिखाने लायक नहीं। हकीकत तो ये, बीजेपी अगर आज लोकतांत्रिक पैमानों पर देखो तो मुंह दिखाने लायक कहां बची, और वैसे ही चुनाव आयोग भी मुंह दिखाने लायक नहीं। उसको कोई एम्पायर नहीं कहेगा, कोई रेफरी नहीं कहेगा, वो सब कहेंगे बीजेपी का ओपनर है। उसके बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव भी जीत जाती है तो फिर डेमोक्रेसी को आप कहां पाएंगे? ये तो देखना ही पड़ेगा ना पूरे देश को। और ये जिम्मेदारी आज की तारीख में महागठबंधन के नेताओं की पहले बिहार के अंदर है, उसके बाद वेस्ट बंगाल के अंदर है, और उसके बाद हर चुनाव में आएगी। क्योंकि बहुत स्टेट, साउथ के स्टेट्स के अंदर हो सकता है इनके इतने स्टेट्स ना हो बीजेपी, लेकिन जो काओ बेल्ट और ये सारा एरिया है, ये तो बाकायदा टारगेट फिक्स करके आगे बढ़ते हैं ना। जिस तरीके से आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया, जो ये वोट चोरी की घटना है राम प्रकाश, ये पहली बार कहां पकड़ी गई थी? अगर आपने देखा हो, दिल्ली के अंदर ही पकड़ी गई थी, शाहदरा में शुरुआत हुई थी। अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा वो लोग खड़े किए थे ला करके कि देखिए इनका नाम कटा हुआ है, ये यही सी घर में रहते।
उसके बाद नई दिल्ली में दूसरा एक्सपेरिमेंट था कि बीजेपी नेताओं के फर्जी पतों पर बड़ी संख्या में वोट जोड़े गए थे, केजरीवाल की खुद की कंस्टिट्यूएंसी। आपको याद है उस दिन हमने शो किया था कि केजरीवाल चुनाव हारेंगे, और केजरीवाल चुनाव हारे। क्यों? क्योंकि छोटे मार्जिन की सीट थी, थोड़ी वोटों की सीट थी, 1 लाख से नीचे सीट थी, वोट कम वोट थे, और 11,000 वोट नहीं जोड़ दिए, तो मार्जिन को न्यूट्रलाइज कर दिया। बाकी सारा खेल डेटा मैनिपुलेशन का, केजरीवाल चुनाव हार गए, उनके सारे कैबिनेट को ऐसे निपटाया गया। तो ये कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि केजरीवाल को पता नहीं था या बाकियों को नहीं पता था, सवाल उसको पकड़ने का था। पहले केजरीवाल ने पकड़ा, वो बीजेपी के सामने एक स्टेज से आगे नहीं खड़े हो सकते, आपको भी पता है कारण तमाम। लेकिन अकेले राहुल गांधी ऐसे हैं जिन्होंने सिंगल हैंडलिंगली जिस तरीके से बंगलौर की केवल एक ही सीट पे किया उसे करके दिखाया, और अब पूरे देश के अंदर वो एक मैसेज चला गया, और बीजेपी के पास आज छुपाने और बताने के लिए कुछ नहीं बचा। राहुल ने तो एक असेंबली सीट की बात की थी, अनुराग ठाकुर ने तो 35 की कर दी। बीजेपी ने क्या जवाब दे दिया? चुनाव आयोग राहुल गांधी से एफिडेविट मांग लिया, चुनाव आयोग अनुराग ठाकुर के सवालों का जवाब दे देता। क्यों थी गड़बड़ियां वोटर सूची में उन वीआईपी सीटों पर, उसका जवाब दे देते। किया किसने? जिम्मेवार कौन है? चुनाव आयोग। किसके कहने से किया? भाजपा से। लेकिन सर एक तरफ बिहार में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे थे, ये बिहार के घर से निकल के देश के कोने कोने तक जा रहा था। दूसरी तरफ चुनाव आयोग जो है वो पश्चिम बंगाल में एसआईआर की तैयारी करने में लग गया, तमाम अधिकारियों को चिट्ठी लिख दी गई। तो फिर एक सवाल वहीं आके खड़ा हो जाता है कि ना बिहार में कुछ बदला, और बल्कि वेस्ट बंगाल में एक्सपेंशन उन्होंने और कर दिया एसआईआर का। राम प्रकाश जी, शर्म निरपेक्षता देखिए, चुनाव आयोग की बेहूदगी देखिए। एक संवैधानिक संस्था के बारे में ये शब्द कहते हुए मेरा भी मन भारी होता है। जब आप बिहार में करने चले थे, आपने साइमल्टेनियसली उसी समय वेस्ट बंगाल को क्यों नहीं किया, ताकि वहां पे प्रॉपर समय। बिहार में आफत क्या है? बिहार में सबसे बड़ी आफत है टाइम कम है, बहुत थोड़े समय में हार्ड प्रेस सारे का सारा सिस्टम है, उसमें गलती की संभावना सामान्य से कहीं ज्यादा, कई गुना की चांस है। वही तो आप बंगाल में कर रहे हो। आपने बिहार के साथ बंगाल में क्यों नहीं कर दिया, और पहले बंगाल में क्यों नहीं करवाया? सवाल यह आएगा ना। अल्टीमेट इनका जो गेम है वो चुनाव कराने से मतलब नहीं है, हर जगह पर एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करना है कि देखिए जो ये हमारे विरोधी है, ये हमारे खिलाफ बिना मतलब की बातों पे वो है, ताकि वो तो वोट बचाने में लग जाए और ये बाकी सारा खेल कर ले। ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अपना लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। चुनाव पहले राजीव कुमार थे, अब ज्ञानेश गुप्ता है, क्या फर्क पड़ गया? नाम ही तो बदले हैं, कर्म तो सबके सेम है। वो वहां पे शेरो शायरी करते थे, ये यहाँ पर और तरीके की कुतर्क करते हैं। है तो उन्हीं के शिष्य ना, उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, सवालों के जवाब नहीं देंगे, डिस्ट्रैक्शन करेंगे, वही सारा काम कर रहे हैं। जब उस दिन पूछा स्पेशली कि आप बंगाल का और बाकी देश का एसआईआर कब कराएंगे, वो अपने दोनों साथियों की तरफ देख के कहते हैं कि हम तीनों बैठ के बात करेंगे। तो तीनों को बैठ के बात करने के लिए राम प्रकाश राय की मेरी जरूरत है क्या? एक ही दफ्तर में बैठते हो, मिलकर फैसला कर लीजिए। क्यों नहीं कर रहे हैं? डिले क्यों है? उसके पीछे एक वेस्टेड एजेंडा है, उसके ऊपर एक पूरी वेस्टेड रणनीति है, और वो रणनीति है कि बीजेपी को जिताना है। ममता ने भी तो चोरी पकड़ी थी डबल वोटर डुप्लीकेशन की। क्या कहा था कि हम इसको 3 महीने में खत्म कर देंगे, कहा था ना गणेश गुप्ता ने बनते ही। आज तक जवाब दिया उसका कोई? वो तो बाकायदा रिटन चिट्ठी है, प्रेस नोट है चुनाव आयोग का कि हम 3 महीने में इसको ठीक कर देंगे। हो गया क्या ठीक? कोई जवाब आया उसके पास? कोई फॉलोअप आया? यही है कि आप केवल और केवल लफाजी कीजिए और नीचे जो कुछ करना है उसको करते रहिए, इसके अलावा कुछ नहीं उनके पास। लेकिन फिर भी सवाल तो सर एज इट इज के एज इट इज रहे। यात्रा शुरू हुई, खत्म हो गई, एसआईआर जारी है, नामों को काटा जाना जारी है। अब अगर ये सारी कवायदें करने के बावजूद भी इस सूची के साथ चुनाव होता है, तो उस चुनाव के बिहार में मायने क्या निकलेंगे? परिणाम तो तय है। राम प्रकाश जी, डिपेंड करेगा कि ये जो वोट यात्रा थी, वोट अधिकार बचाओ यात्रा थी, इसने एक तो जो है पीड़ित और एक जो संभावित पीड़ित है, उनके बीच में अगर वो मोमेंटम बढ़ा दिया, वो टेम्पो बढ़ा दिया, फिर तो आपको भाजपा का नाम लेवा नहीं चाहिए। और अगर ये सारी चीजें यहीं तक होके रहेगी, और जो आपने देखा भारतीय जनता पार्टी डाइवर्जन की माहिर है, डिस्ट्रैक्शन की माहिर है, कि इन मुद्दों पर चुनाव की बजाय कुछ और ही मुद्दों पर चुनाव को ले जाए। कल देखिए ना, आप गाड़ी को ही मुद्दा बना लिया, परसों आतंकवादियों को ही मुद्दा बनाए फिर रहे थे, कर लीजिए क्या करेंगे। अब तक ये नहीं बता रहे कि वो बंदा कौन था जिसने गाली दी थी, और माफी मांगे राहुल गांधी तेजस्वी। तो इनके कुतर्कों का अंत नहीं। सवाल केवल ये है कि जो सारी परिस्थितियां थी, जो ये मोमेंटम बना है, उस मोमेंटम को कंटिन्यू करे ऑपोजिशन, और उसी के सहारे अगर चुनाव में जाए, डिस्ट्रैक्शन ना होने दे। डिस्ट्रैक्शन हुआ तो बीजेपी जीत जाएगी।
और इस काम में डिस्ट्रैक्शन में बीजेपी अकेली नहीं है, माफ कीजिएगा, अकेली बीजेपी नहीं है, अकेला चुनाव आयोग नहीं, उसका सबसे बड़ा जो सहयोगी है वो इस देश का भोंपू मीडिया, जो सुबह से शाम तक कीर्तन करेगा, जिसने पूरे अधिकार यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा नहीं दिखाई, उतनी इतनी गाड़ी प्रकरण दिखा दिया पिछले 2 दिन में। क्यों? आतंकवादियों वाली खबर कैसे चलाई? वो किसी चीज को मतलब नहीं, उनको अधिकार से मतलब नहीं, संविधान से मतलब नहीं, उनको बीजेपी के प्रोपेगेंडा से मतलब, ये देखना पड़ेगा। तो जितना प्रिंट मीडिया है, जितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसकी धार को कैसे कुंद किया जाए, ये भी एक जरूरी चुनौती होगी महागठबंधन के लिए बिहार के अंदर, ताकि ये डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए। बिल्कुल, एक बात साफ हो गई है इस बिहार यात्रा को लेकर के, और एसआईआर, चुनाव आयोग, भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार, सबके रुख और रवैये को देखते हुए कि बिहार के लिए ये जितना बड़ा मौका है उससे कहीं ज्यादा ये उनके लिए आखिरी मौका है। अगर वो इससे चूके तो कहानी खत्म। फिर जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं सच होने लग जाएगी कि पहले आपके वोट का अधिकार छीना जाएगा, फिर आपसे बिहारी होने का अधिकार छीना जाएगा, और जब बिहारी होने का अधिकार छीन लिया जाएगा तो फिर स्वतः वो सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे जो संवैधानिक रूप में आपको मिले हैं। चाहे वो फूड सिक्योरिटी की बात हो, चाहे वो मनरेगा की बात हो, चाहे वो विभिन्न जो योजनाएं जिनका आप लाभ ले रहे हैं, वोट देने से लेकर के रहने तक, आपकी जमीन, आपका घर, आपका द्वार, सब कुछ खत्म। जो बात, जो डर प्रधानमंत्री लोकसभा के चुनाव में आपको दिखा चुके हैं, एग्जैक्टली उसको करने की तरफ भाजपा का कदम बढ़ चुका है। अब बात बिहार की है, बिहार के लोगों की है। अब उनको देखना है, उनको सोचना है और उनको ही वोट करना है फाइनली। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।